नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं वो अमेरिकन लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग और इम्पोर्टेंट स्टोरीज में से एक है। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, लेकिन इसे पढ़कर आपको हॉरर जरूर महसूस होगा। वो किसी भी हॉरर मूवी से ज्यादा रियल होगा। और आज हम डिकोड करेंगे द येलो वॉलपेपर बाय शार्लट पर्किंस गिलमैन। ये स्टोरी 1892 में लिखी गई थी, लेकिन इसके थीम्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है। आज हम इसे एक खास लेंस से भी देखेंगे, द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन राइटिंग। क्या होता है जब एक राइटर से उसका पेन छीन लिया जाए? क्या होता है जब एक वुमेन की क्रिएटिविटी को बीमारी बोलकर दबा दिया जाए? हम इस वीडियो में छोटी से छोटी डिटेल को कवर करेंगे, फ्रॉम द मिस्टीरियस स्मूच ऑन द वॉल टू द हिडन रोप। ये वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाला है। चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। शार्लट पर्किन गिलमैन एक राइटर थी, फेमिनिस्ट थी। उनकी शादी के बाद जब उन्हें बेबी हुआ तो वो डिप्रेशन में चली गई। आज हम इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन उस जमाने में डॉक्टर्स इसे न्यूरोस्थीनिया या हिस्टीरिया कहते थे। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सिलास वेयर मिशेल। उन्होंने गिलमैन को एक ट्रीटमेंट दिया जिसे कहते हैं द रेस्ट क्योर। ध्यान से सुनिएगा कि ये रेस्ट क्योर एक्चुअल में होता क्या है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को टोटल आइसोलेशन में रखा जाता है। उन्हें बेड से उठने की परमिशन नहीं होती। उन्हें जबरदस्ती हैवी डाइट, मिल्क और फैट्स दिए जाते हैं ताकि वो हेल्दी दिखें। लेकिन सबसे डेंजरस रूल ये है कि नेवर टच अ पेन, ब्रश और पेंसिल एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। सोचिए, एक राइटर के लिए लिखना मना कर देना उसकी सोल को मारने जैसा है। गिलमैन ने कहा था कि इस ट्रीटमेंट ने उन्हें मेंटल रुइन के करीब ला दिया। ये स्टोरी बेसिकली उन्होंने अपने डॉक्टर मिशेल को गलत साबित करने के लिए लिखी थी। तो जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं हमें याद रखना है, द नरेटर इज अ राइटर। और ये पूरी स्टोरी एक सीक्रेट रेबेलियन है, एक छुपी हुई कोशिश अपनी आवाज को जिंदा रखने की। कहानी शुरू होती है एक जनरल एंट्री से। हमारी नरेटर और उसका हस्बैंड जॉन गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक बड़े से मेंशन में आते हैं। जॉन एक फिजिशियन है और वो प्रैक्टिकल आदमी है। वो सुपरस्टिशंस में मानता नहीं है। नरेटर को लगता है कि इस घर में कुछ अजीब है, समथिंग हॉरर, समथिंग क्विर। पर जॉन उसकी बातों को फैंसी यानी कि इमेजिनेशन बोलकर उड़ा देता है। जॉन इंसिस्ट करता है कि वो लोग टॉप फ्लोर वाले रूम में रहेंगे। नरेटर कहती है कि ये शायद पहले एक नर्सरी यानी बच्चों का कमरा था। लेकिन दोस्तों, टेक्स्ट में दी गई डिटेल्स देखिए जो नरेटर मिस कर देती है, पर लेकिन हम रीडर्स देख सकते हैं। बार्ड विंडोज, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। रिंग इन द वॉल्स, दीवारों में मेटल के रिंग्स लगे हैं जैसे चेन्स बांधे गए हो। द बेड, बिस्तर जमीन से किला हुआ है, मतलब नील डाउन है, वो हिल नहीं सकता। ग्नॉड बेड स्टेट, बेड के वुडन लेग्स को किसी ने दांत से चबा रखा है। ये नर्सरी नहीं, ये एक असाइलम सेल है जहाँ शायद पहले वायलेंट पेशेंट को रखा जाता था। लेकिन नरेटर अपने हस्बैंड पर इतना ट्रस्ट करती है कि वो मान लेती है कि ये बच्चों के खेलने की जगह थी। अब आते हैं मेन विलन पर, द वॉलपेपर। नरेटर शुरू में से हेट करती है। वो इसका कलर रेपेलेंट, ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग यानी कि घिनौना बताती है। उसका पैटर्न लॉजिक फॉलो नहीं करता। लाइंस अचानक से सुसाइड कमिट करती हैं, मतलब अजीब एंगल्स पर मुड़कर खत्म हो जाती हैं। अब भाई क्योंकि नरेटर को लिखना मना है, उसकी सारी क्रिएटिव एनर्जी इस वॉलपेपर को पढ़ने में लग जाती है। वो घंटों उस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करती है। धीरे-धीरे उसे लगता है कि वॉलपेपर के डिजाइन के पीछे कोई है। दिन में वो पैटर्न कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन चांद की रोशनी में वो ऊपर का पैटर्न बार्स बन जाता है। और उन बार्स के पीछे एक वुमेन है जो बाहर निकलने के लिए पैटर्न को शेक कर रही है। स्टोरी आगे बढ़ती है और नरेटर की मेंटल स्टेट खराब होने लगती है। यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। फर्स्ट इज द येलो स्मेल। नरेटर कहती है कि पूरे घर में एक येलो स्मेल फैल गई है। बारिश के मौसम में स्मेल बढ़ जाती है। हिस्टोरिकली 19th सेंचुरी में वॉलपेपर में आर्सेनिक यानी कि एक जहर होता है, ये वो यूज होता था। जब आर्सेनिक गीला होता है तो वो सल्फर जैसा स्मेल देता है। तो हो सकता है कि नरेटर हेलुसिनेट नहीं कर रही, बल्कि वो सच में आर्सेनिक पॉइजनिंग का शिकार भी हो रही है। द स्मूच, गौर कीजिएगा एक वर्ड है स्मूच। नरेटर नोटिस करती है कि दीवार पर नीचे की तरफ फ्लोर के पास एक लंबा सा दाग है, स्मज है, जो पूरे कमरे के अराउंड घूमता रहता है। बाद में वो रियलाइज करती है कि माई शोल्डर जस्ट फिट इन दैट लॉन्ग स्मूच अराउंड द वॉल।
इसका मतलब क्या हो सकता है? वो खुद घंटों तक चारों हाथों-पैरों पर मतलब जैसे आप एक एनिमल का रूप ले लेते हैं, मतलब बड़े लोग एनिमल का रूप ले लेते हैं बच्चों के साथ खेलते हुए, वैसे चारों हाथों-पैरों पर उस रूम में घूमती रहती हैं और उनका कंधा दीवार से रगड़ता रहता है। वो क्रीपिंग वुमन बन चुकी हैं, पर लेकिन उन्हें वो चीज़ पता भी नहीं है। लीज़ खत्म होने वाली होती है, बेसिकली उन्होंने वो मेंशन तो किराए पर ही लिया था। जॉन शहर गया है, नरेटर रूम को लॉक कर लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो उस औरत को आज़ाद करके रहेगी। वो वॉलपेपर को फाड़ना शुरू करती है, उसके स्ट्रिप्स को फाड़ना शुरू करती है। वो चाबी को विंडो से बाहर फेंक देती है और कहती है कि वो प्लेटिन लीफ के नीचे है। प्लेटिन लीफ फोकलोर में हेडिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब उसने क्योर को घर के बाहर नेचर में रख दिया है। वो एक रोप भी निकाल लेती है। टेक्स्ट कहता है इफ दैट वुमन डज गेट आउट एंड ट्राइज टू गेट अवे आई कैन टाई हर। ये लाइन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्या वो हेलुसिनेशन को बढ़ाना चाहती है या क्या वो खुद को बांधना चाहती है ताकि जॉन उसे असाइलम ना ले जा सके? सम क्रिटिक्स से दिस हिंट एज सुसाइड आइडिएशन एज वेल। जॉन वापस आता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। नरेटर अंदर से अजीब सी आवाज में बोलती है। जब जॉन एंटर करता है वो देखता है कि उसकी वाइफ फ्लोर पर क्रीप कर रही है। नरेटर उसे कहती है I have got out at last in spite of you and Jane and I have pulled off most of the paper so you can't put me back। जॉन ये देखकर बेहोश हो जाता है उसकी पागल वाली हालत और नरेटर रुकती नहीं है। वो अपने बेहोश हस्बैंड के ऊपर रेंगते हुए क्रीपिंग ओवर हिम निकल जाती है। अब जरा इसे वुमेन राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसके कुछ थीम्स को एनालाइज करते हैं। द पेन वर्सेस द पैटर्न। याद है जॉन ने कहा था नेवर टच अ पेन। जब एक राइटर से उसका पेन छीन लिया जाए तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती, वो डिस्प्लेस हो जाती है। नरेटर वॉलपेपर को अपना टेक्स्ट बना लेती है। वॉलपेपर का पैटर्न बेसिकली पेट्रियार्कल डिस्कोर्स है। वो कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है और औरत को कैद करता है। वुमन बिहाइंड द पेपर द फीमेल वॉइस है। वो आवाज जो सोसाइटी के रूल्स के पीछे छुपी हुई है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। गिलबर्ट और ग्यूबर फेमस क्रिटिक्स का मानना है कि ये वुमेन इन द वॉलपेपर नरेटर का ही डबल है। वो उसके मैडनेस नहीं बल्कि उसका गुस्सा है जो बाहर निकल रहा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ जेन। एंडिंग में वो कहती है इन स्पाइट ऑफ यू एंड जेन। पूरे टेक्स्ट में पहले कभी जेन का नाम नहीं आया। कौन है ये जेन? ये मोस्ट लाइकली नरेटर का अपना ही नाम हो सकता है। जेन वो औरत थी जो अच्छी बीवी थी, जो जॉन की बात मानती थी, जो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करती थी। जब वो कहती है आई गॉट आउट इन स्पाइट ऑफ जेन, इसका मतलब है कि उसने वो सबमिसिव हाउसवाइफ वाली आइडेंटिटी को मार दिया है। अब वो जेन नहीं रही, अब वो आजाद है, भले ही वो मैड है। मतलब मैडनेस को यहाँ पर एज एन सिंबल ऑफ फ्रीडम भी दिखाया गया। द एंडिंग, द डिफीट और विक्ट्री। अब ये एंडिंग को भी एनालाइज करते हैं। भाई ये नरेटर की हार है या फिर जीत है? इसे ध्यान से सोचिएगा। ट्रेडिशनल स्टोरीज में जब औरत बेहोश होती है तो मर्द उसे बचाता है। यहाँ मर्द जो कि जॉन है वो बेहोश हो गया है। He has fainted like a stereotypical hysterical woman। और औरत एक्टिव है, वो क्रीप कर रही है। भले ही वो मैडनेस में है लेकिन उस मोमेंट में पावर उसके पास है। जॉन का साइंस, उसका लॉजिक सब फेल हो गया उसकी मैडनेस के सामने। उसने प्रूव कर दिया कि अगर आप किसी औरत की आवाज दबाएंगे तो वो चीख बनकर बाहर निकलेगी। तो दोस्तों, द येलो वॉलपेपर सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। ये हमें बताती है कि सेल्फ एक्सप्रेशन, लिखना, बोलना, क्रिएट करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। गिलमैन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि यह स्टोरी पब्लिश होने के बाद उन्होंने डॉक्टर वेयर मिशेल को इसकी कॉपी भी भेजी थी। मिशेल ने कभी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने बाद में अपना ट्रीटमेंट मेथड चेंज कर दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई बोले ज्यादा सोचो मत या काम मत करो और बस आराम करो, तो याद रखिएगा कि दिमाग अगर हेल्दी रखना है तो उसे फ्रीडम चाहिए, कैद नहीं। और अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं स्टोरी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।